Good morning, students. Jai Mata Di. Today we are going to take the class 8th chapter 1 history chapter 1. वो हम लेने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 1 हिस्ट्री के। और इसमें भी देखो बेटा क्लास 8 में भी कवर पेज यही है, अवर पास्ट थर्ड हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है, ये अभी अवर पास्ट थर्ड हो जाएगा। हमने 6th में अवर पास्ट फर्स्ट पढ़ा था, 7th में अवर पास्ट 2 पढ़ा था, और 8th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा अवर पास्ट थर्ड। लेकिन ये आपका मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स का एंट्री हो जाती है, एज ए ट्रेडर्स बनकर ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, और कैसे कैसे धीरे धीरे करके हमारे पूरे देश में कब्जा करते हैं। फिर बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं हमारे यहाँ पे, लोग लीडर्स खड़े हो जाते हैं एगेंस्ट ब्रिटिशर्स के लिए खड़े हो जाते हैं, और बहुत सारे मूवमेंट्स है। वन ऑफ द फेमस नेम वाज ए महात्मा गांधी। There was a lot of struggle between the Britishers and the Indian people. Many common people also started their own movement. बहुत सारे आम लोग भी अपने मूवमेंट बनाने शुरू हो जाते हैं। फिर till the end of 1947 ये चैप्टर आपका ये बुक खत्म होगा। तो today we are going to take the chapter 1 of history। और आपका चैप्टर 1 कौन सा बेटा? इट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द 6th 7th एंड 8th, दैट इज चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। ठीक है, इसमें लेकिन ब्रिटिशर्स को कनेक्टेड करके हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 6 में आपने एंशियंट पीरियड में पढ़ा था कि लोग कैसे अपने आप मतलब धीरे धीरे हंटर गैदरर्स कैसे सेटल हो गए, फिर धीरे धीरे सेटल होने के बाद कम्युनिटी बनी, विलेज बने, फिर विलेज पहले बना, फिर कम्युनिटी बनी। फिर हमने चैप्टर मिडिवल पीरियड के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे वो जो लोग जो है धीरे धीरे करके कास्टिज्म, जाति, राजपुताना, क्षत्रियास वगैरह आने लग गए। एल्डर्स असेंबलीज बनाने लगे, ऑल ऑफ देम हैव टू ओबे देयर ऑर्डर्स। फिर ट्रेडर्स आए, बहुत सारे सेंट्रल एशिया से फॉरेन ट्रैवलर्स आए, यहाँ पे उन्होंने अपना रीजन सेटअप किया और एम्पायर सेटअप किया। अब हम इसमें पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के एंट्री की शुरुआत। तो दिस इज योर चैप्टर 1 बेटा, हाउ व्हेन एंड वेयर। ओके, पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट विल वी लर्न इन दिस चैप्टर। कौन कौन से कंटेंट है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, विच डेट्स, कैसे कौन कौन सा डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज़ तो आप लोग भी जैसे आपके पर्सनल लाइफ में भी हर डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर कुछ डेट होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम पढ़ेंगे। हाउ डू वी पीरियडाइज, हम उसको कैसे पीरियडाइज करेंगे, मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। तो उस टाइम जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था उसने उसे कैसे पीरियडाइज करा। व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है वो पढ़ेंगे। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चला। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन आता है। इवन तो हमने मिडिवल पीरियड में भी बोल दिया था पेपर बिकेम चीपर, और पेपर से बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आ गए थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी तरह से रिकॉर्ड बनाना सब शुरू कर दिया था। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, कैसे ब्रिटिशर्स को ये लगा कि हमारे देश में सर्वे जो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन दैट टॉपिक। वाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, अब कुछ चीज़ें गलत होती है, कुछ चीज़ें सही होती है, तो कुछ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें नहीं बता रखा है, ऐसा क्यों नहीं बता रखा, दैट ऑल्सो आई विल टेल व्हेन दिस टॉपिक विल कम वन बाय वन। सो लेट मी स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसे टॉपिक शुरू होने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। जैसे आप लोगों को अपना बर्थडे बर्थडे आपको मतलब कब आता है सबको पता है। अगर किसी की शादी हो रही हो ये भी आप लोग को पता चलेगा। फिर लेकिन सब कभी स्पेशल मतलब लंच होता है, ऐसा तो कोई डेट याद नहीं रख सकते। कभी कभी आपकी मम्मियाँ कुछ बना लेती है, तो ऐसे पर्टिकुलर डेट नहीं होता। तो डेट एक्चुअली होता क्यों है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में डेट इसलिए होता है क्योंकि जो भी इवेंट्स शुरू से हुआ है, जो पास से हुआ है, उसे बिल्कुल ऑर्डर वाइज आप लोग पढ़ सके। अगर ऑर्डर वाइज नहीं होता तो हो सकता है एंशियंट पीरियड आप क्लास 8 में पढ़ रहे होते तो मिडिवल पीरियड क्लास 7 में पढ़ रहे होते, ऐसा होता। ऑर्डर वाइज करने के लिए डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ए सीक्वेंस में इवेंट्स को रखना।
तो व्हाट इट इज रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट बेटा, डेट्स आर क्रूशियल इन हिस्ट्री फॉर रिकॉर्डिंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल. व्हाट यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल? टू बी इन द सीक्वेंस वे. सो सीक्वेंस वे में होने के लिए डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस टाइम राजा का ये हुआ था, इस टाइम क्राउन हुआ था, इस टाइम राजा का ये हुआ था, कौन कौन से बैटल्स जीते थे. सो इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू विल सी इन द मॉडर्न पीरियड मोर इवेंट दैन द मिडिवल पीरियड. बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न पीरियड में जो इवेंट्स होते हैं बेटा, सब में ईयर्स डेट्स वगैरह लिखे हुए, रादर दैन इन एंशियंट पीरियड या मिडिवल पीरियड में. सेकेंड पॉइंट देखो, हिस्ट्री रोट अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. हिस्ट्री हमेशा चेंज होता है, वो तो सभी को बताया. अगर 8th क्लास में भी आप पढ़ रहे हो तो आपने 6th और 7th क्लास की हिस्ट्री में जो हिस्ट्री पढ़ी थी उससे काफ़ी चेंज है अभी. तो जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते रहोगे आगे आगे, वो ओवर एंड ओवर वो चेंज धीरे धीरे करके चेंज भी होता रहता है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेर द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज. इस हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स होने से वजह से ही हमें पता चलता है थिंग्स पास्ट में कैसे चल रहा था, मतलब चीज़ें कैसे पास्ट में चल रही थी, कैसे चीज़ें चेंज होता रहा, ये सारी. अब आप अपने लाइफ में भी देख लो बेटा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में या फर्स्ट स्टैंडर्ड छोड़ो, जब 1 ईयर में हम लोग बर्थडे बनाते हैं, आपको नहीं पता होता कि केक कटिंग कौन करे. इवन दो यू डोंट नो हाउ टू कट योर केक ऑल्सो, आपको केक काटना भी नहीं आता. लेकिन वही बर्थडे सेम टू सेम अगर 5 साल में हम करेंगे, 5वें साल में हम करेंगे, तो हमें पता चलता है केक कैसे कट करना होता है, कौन गिफ्ट लेकर आता है, हमें क्या गिफ्ट चाहिए, सब हमें पता होता है. सेम थिंग इन द हिस्ट्री. हिस्ट्री में भी पुरानी चीज़ें और अब की चीज़ों में जैसे चेंज होता है, जैसे आपके खुद के लाइफ में भी जैसे बहुत सारी चेंजेस आते हैं, वैसे ही है हिस्ट्री भी. There was a heated debate about the date on which ruler was crowned or battles were fought. Because हर पहले ही बोला था, हिस्टोरियंस को इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह से मिलता है. सम हिस्टोरियंस राइटिंग समथिंग एल्स, सम हिस्टोरियंस कुछ और, मतलब कुछ और ऐसे लिखते रहते हैं. तो आज भी अगर आप देखोगे बहुत बड़ा डिबेट है, कब राजा ने क्राउन किया था, कब राजा के कौन सी लड़ाई, क्योंकि कोई ढंग का इन्फॉर्मेशन तो है नहीं. इवन दो क्लास 7th में भी आपने बड़ा स्क्राइब्स वेयर हु वेयर कॉल्ड एज ए स्क्राइब बेटा, दोज वेयर कॉपिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते बाय हैंड. वो जब एक ही टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप्स में लिखना शुरू कर देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सही है कौन सा ओरिजिनल है, कुछ नहीं पता चलता. तो देयर वाज ए हीटेड डिबेट. The last point, watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall. You may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? आज भी हम सोचते हैं ये टी हम पी तो रहे, ये टी किसने बनाए थे. हमें कभी कभी मन करता है ये टी बनाए कैसे, और इसका स्वाद पहले कैसे था, अब कैसे होगा. अब उसी तरह लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन, यू मे आस्क यूर सेल्फ when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways. रेलवेज कब बनी थी, लोग ये भी सोचते होंगे जब रेलवे नहीं बने थे तो लोग कैसे पहले ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह. तो ये चीज़ें इसलिए हम बोलते हैं हिस्ट्री को अगर इंटरेस्टिंग टाइप में हम अगर पढ़ेंगे, इमेजिनेशन, इसमें लॉट ऑफ इमेजिनेशन यू हैव टू डू, क्योंकि हमें वाकई में फैक्ट हम दिखा नहीं सकते हिस्ट्री को, तो हम खुद इमेजिन कर सकते हैं ये चीज़ कैसे हुई थी. वो सिंपल चीज़, आप अब डेस्क में कहीं बैठे हो तो आप ये सोचोगे डेस्क में बैठे तो पहले कैसे लोग बैठते थे. पहले तो कोई डेस्क नहीं होता था, चेयर नहीं होता था, अब देखो कैसे डेस्क आया, चेयर आगे. 10 साल के बाद भगवान, आपका एक मूवी आई थी ना, कौन सी मूवी आई थी जो कल की मूवी आई थी, उसमें देखो कैसे व्हीकल्स वगैरह दिखाए थे. कल की में देखो पूरा बताते ना पुराने टाइम का, ये जब कल की जब आया था तब क्या क्या चीज़ें हुई थी. तो देखो उसमें आप उस मूवी में देखोगे कैसे व्हीकल्स वगैरह आए हुए थे. तो यही होता है हमारा हिस्ट्री. सो हिस्ट्री इज ए समवॉट a lot of imagination. Whenever you are studying the history, you have to do the imagination. काश हम तब होते, तब कैसा होता वो चीज़, अब हम कैसे हैं. सो दैट इज दिस इज ए हाउ इम्पोर्टेंट है. डेट्स बहुत ज़रूरी लाइफ में होती है. अगर कोई डाउट है बेटा इस स्लाइड में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना मुझे. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज अ पिक्चर, इट इज़ ऑलरेडी इन योर बुक ऑल्सो. तो एक पिक्चर देखो बेटा, हिंदुस्तान लिखा है, इसमें
हिंदुस्तान लिखा हुआ है, इसमें लिखा क्या है, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, फ्रंट स्पीच टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल 1782। ब्राह्मण्स लोग जो है जो भी शास्त्र थे वो सब ब्रिटानिया एक रूलर टाइप था उस टाइम, उस आदमी को वो दे रहे हैं तो 1782 में जेम्स रेनल ने उसी को ही देकर, हिंदुस्तान वर्ड को ही देकर 1782 में उसने मैप प्रोड्यूस किया था। और वो किसने बोला था ऐसे करने के लिए, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल है, जो बाद में भी आप बहुत सारी चीज़ों में ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट वाला देखो, लिप्टन का टी। लिप्टन का टी बहुत फेमस है, हमने भी अपने टाइम पे लिप्टन टी का एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखा हुआ है। तो लिप्टन टी एडवर्टाइजमेंट है, हेल्प क्रिएट टेस्ट। आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आप लोग भी अपना कुछ करना चाहते हो तो ब्रांड नेम में आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये लो, ये यूज़ करो, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छी होती है। उसी तरह ये लिप्टन टी है। अब इसके बारे में क्या है, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट क्या बताता है, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट जो ये एडवर्टाइजमेंट दे रखा है इसमें क्या बता रखा है ये बोल रहे हैं। Old advertisements help us understand how markets for new products were created, new tastes were popularized. ओल्ड एडवर्टाइजमेंट बताता है कि ये जो न्यू प्रोडक्ट आया है इसमें नए तरीके का टेस्ट है। इन दिस 1922 एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी। अगर आप ये चाय पियोगे, ये लिप्टन की चाय पियोगे तो हमारे हमें रॉयल्टी आएगी। रॉयल्टी मतलब होता है जो रॉयल, जो वेल्थी पर्सन्स होते हैं, तो जो जने ये टी पियेंगे वो अपने आप को एक रॉयल्टी के रूप में आएंगे, मतलब रॉयल्टी, वेल्थी पीपल ही ये मतलब लिप्टन टी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। इन द बैकग्राउंड यू विल सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस। पीछे के साइड देखो बेटा, इंडियन पैलेस है, यहाँ पे देखो इंडियन पैलेस है। While in the foreground माने सामने की तरफ कौन है बेटा, seated on a horseback is the third son of Queen Victoria of Britain, प्रिंस आर्थर, हु वॉज गिवन द टाइटल, उसे क्या टाइटल दिया था, ड्यूक ऑफ कॉर्नर। बेटा एनसीईआरटी बुक्स में हर एक फोटो भी इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर गोइंग टू द 10th क्लास। इवन दो नाउ द सीबीएसई में है कि हर इमेज के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हर इमेज, इसलिए मैंने जो भी बुक्स के इमेज से सब कुछ दिया है तो ताकि मैं उसको भी एक्सप्लेन साथ में कर सकूं। सो दिस इज ए लिप्टन टी इमेज, और इसका एडवर्टाइजमेंट के बारे में पहले बोला हुआ है। Now we are going to the next slide. Time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month, or sometimes it is incorrect. टाइम जो हमेशा चेंज होता रहता है। अब टाइम में जब भी कोई डेट आती है, कोई भी चीज़ होती है, ये पक्का नहीं है कि इस डेट में ये चीज़ हुआ था, ये तो कोई भी नहीं बता सकते। इस मंथ में ये चीज़ हुआ था, इस साल में ये चीज़, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन ढंग से तो कुछ पता ही नहीं चलता हिस्टोरियंस को भी। तो आज भी हमें ऐसा है, टाइम ऐसा है कि हमें आज भी ये नहीं पता चलेगा वाकई में पास्ट में इसी मंथ में इसी ईयर में ये चीज़ हुआ था। तो वो कभी कभी इनकरेक्ट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप ए टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। अब लोग जो है एक दिन में तो चाय पी के पता नहीं चला होगा उसमें टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है, उसका भी टाइम लगा होगा, धीरे धीरे करके। आजकल देखो बेटा चाय में क्या क्या चीज़ें आती है, चाय में आजकल ग्रीन टी भी बहुत वैरायटीज़ है ग्रीन टी की। तो आजकल आज के चाय में देखो कितने सारे ब्रांडेड चाय, और सब में ये बोलते हैं ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, पियोगे सही है। डाइट के लिए भी टी आते हैं, ग्रीन टीज वगैरह बनते हैं। तो देखो टाइमली टाइमली टेस्ट भी डेवलप होता है, और साथ में ब्रांड भी बहुत सारी चीज़ें आने भी लग जाती है। देयर कैन बी नो क्लियर डेट, नो सिंगल डेट। ये वाकई में फैक्ट है बेटा, क्लियर डेट नहीं है, ना कोई सिंगल डेट है कि ऑन विच ब्रिटिश रूल वार एस्टेब्लिश्ड, कि ब्रिटिश रूल आया क्या था। वैसे बोलते 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुआ था, लेकिन हमें डेट नहीं पता इसका, वाकई में डेट नहीं पता, ईयर फिर भी पता, वो भी पता नहीं कब सही भी है नहीं है, फिर भी 1600 लिखा हुआ है बुक में। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, कब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका भी डेट नहीं पता। और क्या क्या इकोनॉमिक सोसाइटी यहाँ हमारे देश में आई थी, वेस्टर्न एजुकेशन, बहुत सारा क्रिश्चियनिटी मेन, जो क्रिश्चियन जो रिलीजन है ब्रिटिशर्स का, वो भी यहाँ पे हमारे इंडिया में आए थे। कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को भी एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता।
नो स्पेसिफिक डेट्स कैनॉट बी डिटरमाइंड, कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते, इवन दो इन द मॉडर्न पीरियड ऑल्सो, इवन दो इन द पास्ट ऑल्सो। तो कुछ चीजें जो ईयर ए किंग वॉज क्राउंड, किस टाइम राजा ने क्राउन मतलब क्या कहते हैं उसे, राजा ने कब क्राउन किया था, मतलब राजा कब गद्दी पे बैठा था, किसी को नहीं पता। द ईयर ही मैरिड, कब शादी हुई थी उसकी, कब बच्चे हुए थे उसके, कब एक पर्टिकुलर वार कब हुआ था, साल कब ये डाइड मतलब कब मरा था, उसके मरने के बाद कौन आया था, कौन से नेक्स्ट रूलर आया था, कौन से साल में आया था, ये भी ढंग से कभी कभी नहीं बता पाते। उसी तरह पास में देखो, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, हमें ढंग से ये नहीं पता, क्योंकि पहले के लोग तो कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, हमें एग्जैक्ट चीज नहीं पता कि वो किस तरह से रहते थे। सेकेंड पॉइंट, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड ईट, क्या क्या वो खेती बाड़ी करते थे, कैसे कैसे खाते थे, एग्जैक्ट चीज नहीं बता सकते, क्योंकि किसी ने भी इस तरह को बता ही नहीं है। हाउ सिटीज डेवलप एंड मार्केट केम अप, हाउ किंगडम्स वेयर फॉर्म्ड, राज्य कैसे बने, दो नए नए आइडियाज कैसे स्प्रेड हुए, हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज, इसका भी कोई ईयर नहीं बना। ये पता है बेटा, फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे हमारे देश में, मेनी ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स केम टू आवर इंडिया एंड दे ऑल्सो ब्रॉट अप देयर ऑन आइडियाज एंड शेयरिंग देयर आइडियाज विथ आवर ऑन पीपल। पर हमें ये नहीं पता कौन से ईयर में, कौन से, या तो ईयर तो छोड़ो, कौन से डेट में आए थे, ये किसी को भी कुछ नहीं पता। Clear everybody? Any doubt? Which dates? हिस्ट्री तो, हिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो डेट्स पे ही डिपेंड होता है। अब वो कैसे होता है बेटा, बिकॉज जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा होता है, कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट जो पूरे मतलब हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो डेट हमारे में ज़्यादा फोकस करते हैं हिस्ट्री। ऑल डेट्स ऑफ हिस्ट्री वे लिंक्ड टू देयर एक्टिविटी पॉलिसी अचीवमेंट, जो भी हिस्ट्री का अगर आप पढ़ोगे, कभी ये नहीं बोला होगा राजा का बर्थडे कब होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वार हुआ होगा, वो सारी चीज़ों का जो इवेंट होता है, वो हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है। अब हिस्ट्री इज इट ऑल अबाउट डेट, ये डेट से ही होता है। यस, अगर यस किसी का आंसर है तो क्या होता है उस डेट का इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर इवेंट्स याद रखते हैं, उसके पर्टिकुलर कोई भी इवेंट्स याद रखते हैं। जैसे वार, बहुत सारे जो बड़े बड़े, ऐसे नहीं छोटे मोटे लड़ाई भी हमें ईयर पता चले ना, जो बड़ी बड़ी लड़ाई होती है वो सारी चीज़ें, सक्सेशन ऑन द थ्रोन, कौन कौन थ्रोन में आया, जैसे डायनास्टी में आपने आगे 7th क्लास में पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ऐसे करके बहुत सारे लोग आए थे, ये पता सकते हैं। डेथ, डेथ इंसान का पता करेंगे तभी अगला वाला कौन आया था ये पता होगा। तो अगर नो, तो एवरीथिंग कैन नॉट बी लिंक टू डे सिलेक्ट, लेकिन अगर नो बोलते हो तो कोई भी चीज़ आपस में डेट में लिंक नहीं है। जैसे चाय कब आई थी, किसी को भी नहीं पता ये चीज़। ड्रिंक, ब्रिटिश रूल कब हुआ था, ये किसी को भी नहीं पता। फ्रीडम मूवमेंट कैसे एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था, किस डेट में स्टार्ट हुआ था, ये भी किसी को नहीं पता। तो पता क्या है हमें, हमारे जो देश में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स कुछ हुए होगा, वो ही पता होगा। इवन तो देख लो, अगर एग्जाम्पल बेटा, छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप इमेजिन करो, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए होंगे, कब आए होंगे, कैसे आए होंगे, किस तरह से आए होंगे, कहाँ जाके सेटअप पहले उन्होंने किया होगा, ये किसी को भी नहीं पता। पता होगा कि जब उन्होंने कब्जा करना शुरू करा, कब उन्होंने किस तरह से कब्जा करना शुरू करा, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं लाइफ में, हिस्ट्री के लाइफ में। तो ये होता है बेटा विच डेट्स, कौन सी डेट हमें याद होनी चाहिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हिस्ट्री बिगैन विद द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल। वाकई में मॉडर्न पीरियड में हिस्ट्री की शुरुआत जो हुई थी, जब हमारे देश में एक एक गवर्नर जनरल आए और उनके अकॉर्डिंग टू सारी चीज़ें चेंजेस होने लगे, वो अपने आइडियाज़ वगैरह देने लगे, उसके अकॉर्डिंग टू हमारे इंडिया का सब कुछ चीज़ें बदलने लगा। तो पहला जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है, डोंट फॉरगेट द नेम, वारन हास्टिंग, इन 1773 में आया था। इसने बहुत सारे एक्ट भी निकाले थे जो बाद में जाके पढ़ते हैं हम लोग। तो ये था हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल। उसके बाद लॉर्ड माउंट बैटन जो था हमारा लास्ट वाइसरॉय, जो हमारा इवन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तब लास्ट वाइसरॉय था लॉर्ड माउंट बैटन। अब देखो बेटा, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल है,
दूसरा जो लॉर्ड माउंट बैटन है, वो लास्ट वाइसरॉय है। वाइसरॉय जो है बेटा, कैसे गवर्नर जनरल से नेम हुआ वाइसरॉय, ये एक जब 1857 के टाइम एक रिवॉल्ट वाला चैप्टर है, उस टाइम आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। ये क्वीन विक्टोरिया ने ही किया था ये चीज़, गवर्नर जनरल से वाइसरॉय का टाइटल। तो ये आपको पता है। लॉर्ड माउंटबेटन याद रखना बेटा, फर्स्ट गवर्नर जनरल इन 1773 जो हमारे देश में आए थे, वारन हास्टिंग। और गवर्नर जनरल्स का रूल जब स्टार्ट हुआ था, हमारे मॉडर्न पीरियड का हिस्ट्री की चेंज होते चला गया। लास्ट वाइसरॉय कौन था बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। अब दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये बहुत अच्छा एक रूल आया था, झांसी में ये रूल को करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड डालहौसी। अब ये क्यों हुआ था, ये भी आप बाद में जाके इसको भी पढ़ोगे। जस्ट रिमाइंडर कि लॉर्ड डालहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किया था, इसे बस रिमेंबर करो वो क्या था। वो आगे आगे चैप्टर्स में आप जरूर इसको पढ़ोगे। नेक्स्ट, हाउ डू वी पीरियडाइज? हम लोग कैसे पीरियडाइज करेंगे? अब जब ब्रिटिशर्स है उसका पीरियडाइजेशन अलग था, और हमारे जो पीरियडाइजेशन है वो अलग है। अब ये देखो, इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए मैसिव ए 3 वॉल्यूम वर्क, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने ये बुक लिखी थी जो 3 वॉल्यूम का था। किसने लिखा था बेटा? जेम्स मिल। लेट्स लुक एट द पिक्चर ऑल्सो ऑफ जेम्स मिल। इमेज, अरे ये क्या हो रहा है? जेम्स मिल का ये इमेज है, ये आप ध्यान से देखना इसको। दिस इज द पिक्चर ऑफ द जेम्स मिल। सॉरी, दिस इज इमेज ऑफ ए जेम्स मिल। इसने पीरियडाइजेशन किया था हमारे ब्रिटिशर्स में, मॉडर्न पीरियड में पीरियडाइजेशन जेम्स मिल में कैसे किया था बेटा? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अब ये हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश करके तीनों चीज क्यों आया, इसने पीरियडाइजेशन क्यों किया, ये ध्यान से सुनो। क्योंकि द एंशियंट पीरियड, व्हेन यू आर इन द क्लास 6, जब आप क्लास 6 में थे तब एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, तब हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा, हिंदू पीपल ज़्यादा थे। और जब मिडीवल पीरियड में आते हैं तो अब आपको पता है बेटा, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो मुस्लिम्स रूल होते हैं। और उसके बाद मॉडर्न पीरियड जो अब ये क्लास 8 में पढ़ोगे, वो ब्रिटिशर्स की एंट्री हो जाती है। इसलिए जेम्स मिल ने ये तीनों पीरियडाइजेशन अकॉर्डिंग टू द किया था। याद रखना, जेम्स मिल इन 1817, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, उसने 3 वॉल्यूम वर्क का पब्लिश किया था जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके अकॉर्डिंग टू द जेम्स मिल, ही डन द पीरियडाइजेशन आवर कंट्री इनटू 3 पीरियड, दैट इज ए हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, एंड नेक्स्ट वन इज ए ब्रिटिश पीरियड। ओके, लेकिन कुछ हमारे इंडियन हिस्टोरियंस को ये चीज़ पसंद नहीं आया था, तो इसलिए हिस्ट्री का प्रॉपर डिविजन उसके बाद हमारा क्या था? एंशियंट पीरियड, जो इसे हमने क्लास 6 में पढ़ा था, मिडिवल पीरियड जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न द पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियड। क्लियर? अब ऐसा क्यों है, ये जेम्स मिल ने जो किया गलत किया था। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि एंशियंट पीरियड में जो टेक्नोलॉजी थी, जो मिडिवल पीरियड में जो टेक्नोलॉजी थी, जो मॉडर्न पीरियड में क्या क्या, वो चेंज हुआ हमारे हिस्ट्री में, चेंजेस आए। इवन तो बहुत सारे लोग आए यहाँ पे आकर अपने आइडियाज सब कुछ शेयर करके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी हुई। हम ये भी नहीं कह सकते ब्रिटिशर्स आए तो नुकसान भी करके गए थे, ओब्वियसली नुकसान करके गए थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी हमारे देश में आई है, वो आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, डिविजन ऑफ हिस्ट्री इज एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। क्लियर दिस स्लाइड? अब नेक्स्ट स्लाइड, वाई डू ब्रिटिश ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? ब्रिटिशर्स इस पीरियड को डिवाइड क्यों? जो ऑलरेडी हिस्टोरियंस ने ये डिवाइड कर चुके थे, इंडियन हिस्टोरियंस, तो हमारे ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को डिवाइड करने की क्यों जरूरत कर दी? क्यों वो एक लास्ट में एक ब्रिटिश करके इन्होंने लिख दिया पीरियडाइजेशन? क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। First point, Mill thought that all ancient societies were at a lower level of civilization.
देन यूरोप। मिल सोचते थे जो भी हमारे मत इंडियंस है बेसिकली एंशियंट सोसाइटी करके बोले हुए हैं, उनमें ज़्यादा सिविलाइजेशन नहीं थे, ज़्यादा लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, मतलब ढंग के नहीं रहते थे, रादर देन यूरोपियन लोग रहते थे। मिल कौन सोचता था ये चीज़? मिल सोचता था। सेकंड पॉइंट देखो मिल क्या कर सोचता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूस एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस डोमिनेटिंग superstitious practices dominating British rule, Mill felt could civilize India. हमारे देश में ऑब्वियसली सुपरस्टिशन पहले तो बहुत था। व्हाट डू मीन बाय सुपरस्टिशन हिंदी में बोलते हैं अंधविश्वासी। अंधविश्वासी लोग तो बहुत है, आज भी है हमारे देश में। उससे क्या होता था, अंधविश्वास तो ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ में डोमिनेट करते मतलब ज़्यादा हावी हो रहे थे। तो जेम्स मिल सोचते हैं कि हमारे देश में लोगों को सिविलाइज करना ज़रूरी है। ये रिलीजियस इंटरवल मतलब छोटे छोटे, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारे मिडिवल पीरियड में भी हमने देखा है बेटा कैसे कास्टिज्म आए, कैसे जाति के ऊपर सब लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, कैसे उनके रैंक उनके ऑक्यूपेशन से और उनके मतलब गरीब लोग हैं तो उनको उस तरह से रैंक देना, अमीर लोग हैं तो उस हिसाब से उनको रैंक देना, ये सब चीज़ें होने गई। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस तो हमारे देश में बहुत ही था, हमारे देश की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने भी एंट्री मारी थी। तो उन्हें लगता है कि मिल को लगता है कि हमारे इंडिया को सिविलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यूरोपियन में बेटा, यूरोपियन कंट्रीज में ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ओनली दे हैव द ओनली वन रिलीजन दैट इज़ अ क्रिश्चियनिटी, इसलिए उन्हें ज़्यादा इन सब चीज़ों की वो नहीं थी। तो मिल को ये लगता है कि हमारे इंडिया में सिविलाइजेशन बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन, लॉस एंड इंडिया। इस ज़रूरी है, अगर ये सब चीज़ें मतलब इंडिया में सिविलाइज्ड पीपल चाहिए तो यूरोपियन जो उनके जो मैनर्स है वो हमारे देश में लाए जाए। उनके आर्ट्स, उनके इंस्टीट्यूशन, सारी चीज़ें मतलब धीरे-धीरे करके जेम्स मिल की सोच देखो, जो भी ब्रिटिशर्स करते थे, वो सारी जो भी यूरोपियन सोसाइटी जो करते थे, वो लेकर आना चाहते थे हमारे भारत में। Fourth point, Mill, the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. Very important point. देखो, मिल सोचते थे कि ब्रिटिशर्स को सारे टेरिटरीज इंडिया का कॉन्कर करना चाहिए। उसमें मिल ने ये नहीं बताया कि अपने फायदे के लिए। मिल तब भी क्या बता रहा है जेम्स मिल, ताकि उसे इंडियन पीपल, हम लोग जब आएंगे टेरिटरीज कॉन्कर करके कैप्चर करेंगे तो क्या होगा, इंडियन पीपल के लोगों के बारे में सोचेंगे, उन्हें सिविलाइज करेंगे, उनको सही सही चीज़ें दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें मिल सोचता था, पर ऐसा नहीं था। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। इंडिया में अगर कुछ भी प्रोग्रेस चाहिए तो ब्रिटिशर्स के हेल्प के बिना नहीं कर सकते, ये मिल सोचता था। अगर हमें हमारे देश में कोई उन्नति चाहिए, इफ़ यू वांट टू डेवलप पावर ऑन कंट्री, मतलब अपने देश को अगर मुझे डेवलप करना है, अपने देश को जैसे हमारे इंडियंस पीपल में डेवलपमेंट चाहिए, तो वी वांट, दैट मीन्स ब्रिटिश मिल सोचता था कि वी शुड हेल्प, हम लोग को हेल्प करना चाहिए कॉमन पीपल को, तो वो नहीं हो सकता ब्रिटिशर्स के मदद के बिना। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिविजन टू हैज इज प्रॉब्लम। इसलिए हिस्टोरियन से वैसे ने हमारे पीरियड को एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में तो बांट दिया था। इवन दो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिशर्स, दैट इज वाई ब्रिटिशर जेम्स मिल हैज डिवाइडेड अवर पीरियडाइजेशन इनटू 3, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। वो भी उन्हें प्रॉब्लम थी इस चीज़ में। It is a periodization that is a borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. ये जो periodization जो लिया हुआ है, ये आया कहाँ से? वेस्ट से आया हुआ है। ताकि वेस्ट से इसलिए इन्होंने लिया था ताकि मॉडर्न पीरियड में लोगों की जो हर चीज़ की ग्रोथ होती है, मतलब साइंस में ग्रोथ होगा, रिसेंट कोई भी चीज़ ढूंढना हो या डेमोक्रेटिक बनाना है, हमने अपने मतलब इंडिया को डेमोक्रेसी बनाना है, लिबर्टी बनानी, इक्वालिटी बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आएगा कहाँ से? बाय द मॉडर्न पीरियड। जब आप मॉडर्न पीरियड पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आएगी।
ये सारी चीज़ें आएगी कहाँ से बेटा? बाय मॉडर्न पीरियड। आप मॉडर्न पीरियड में देखोगे बहुत सारा चेंजेस आएगा, बहुत सारा डेवलपमेंट आएगा, वेस्टर्न एजुकेशन आएगी, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे हमारे देश में, और कितने सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें आगे आगे चैप्टर में पढ़ोगे तो बेटा बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में आएगा। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स थे जो जेम्स मिल हमारे देश के लिए सोचते थे। दैट इज़ वाई ब्रिटिशर्स डिवाइडेड आवर history into different period. Did you clear? If you have any doubt, please बच्चा पूछ लेना मुझसे। Next slide. What is colonial? This is very important. Don't forget this definition also. Colonial. पहले एक हल्का सा बता देते हैं colonial क्या होता है। colonial क्या होता है बेटा? जब हम किसी किसी कोई भी देश, जैसा हमारा इंडिया है, ब्रिटिशर्स के अंडर पूरी तरह आ गया था। पूरी तरह मतलब इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरह से हमारा देश जो ब्रिटिशर्स के अंडर हो गए थे। तो हमारा देश जब ब्रिटिशर्स के अंडर में हो गए थे तो हमें कॉलोनियल कंट्री माना गया। तो दैट इज कॉल्ड एज ए कॉलोनियल। ब्रिटिश, फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ब्रिटिश केम टू इन कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल सब्जुकेटिंग लोकल नवाब एंड राजास। जो उस टाइम लोकल नवाब और राजास वगैरह रहते थे उनको हटा के ब्रिटिशर्स ने अपने इस हमारे देश को कॉन्कर किया और वहाँ पे अपना रूल एस्टैब्लिश किया। दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। धीरे धीरे करके रूल के साथ साथ इकोनॉमी, जो भी हमारे देश की इकोनॉमी है, सोसाइटी है, इन सब में उन्होंने एस्टैब्लिश करने की शुरुआत की। तभी तो हमारे देश में क्रिश्चियनिटी रिलीजन भी बहुत कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया था उस वक्त भी। नेक्स्ट, कलेक्टर रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए अब खुद के जेब में भी तो ब्रिटिशर्स के पैसे जाएंगे, कैसे जाएगा? रेवेन्यू कलेक्ट करना। अब रेवेन्यू किससे कलेक्ट करेंगे? इंडियन पीपल से, कॉमन पीपल से भी। लोगों मतलब हर चीज़ में, खाने की चीज़ों में, सामान में, हर चीज़ों में ज़्यादा ही महंगा कर देंगे ये लोग ताकि उनसे हम पैसा ले सके ब्रिटिशर्स। तो ये पॉइंट, बॉट द गुड्स दे वांटेड एट ए लो प्राइस। वो सामान खरीदते थे कम पैसे से, हमारे देश में से सामान खरीदना है उन्हें कम पैसे से, और जाके दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में वो बेचते थे हाई प्राइसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चीज़ मैं कहूँ, जैसे एक कपड़ा, एक कोई भी कपड़ा वपड़ा यहाँ से खरीदेंगे 2 रुपये में, तो यूरोपियन कंट्रीज में जाके उसे बेच देंगे 5 रुपये में। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? दे वेर गेटिंग द गुड्स एट ए वेरी लो प्राइस एट आवर ओन कंट्री। हमारे देश में से वो कम पैसों से वो सामान खरीदते थे, कम पैसों से सामान, और वही सामान सेम बाहर जाके वो ज़्यादा पैसों से बेचते थे। उससे भी बहुत सारे आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन, इन सबको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। नेक्स्ट, प्रोड्यूस गुड्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। अब दूसरी बात, हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रॉप उगता था बीच, बार्ली। लेटर ऑन इन द चैप्टर यू विल गोइंग टू लर्न द इंडिगो रेबिलियन, दैट इज़ द इंडिगो। इंडिगो होता है कलर डाई के लिए यूज़ करते हैं, ब्लू कलर डाई। मतलब कहने का मतलब ये है, ब्रिटिशर्स वो ही प्रोड्यूस करवाते थे लोगों से क्रॉप जो उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प हो, जो उसे एक्सपोर्ट करने में उन्हें ज़्यादा पैसा मिले। जैसे बीट और ये क्या कहते हैं, राइस, ये तो बाहर जाता ही नहीं था, इससे कोई मतलब ही नहीं था। अब स्पाइसेस वगैरह देखो बाहर जाता था, ये एक्सपोर्ट करने के लिए जो महंगे महंगे सिल्क की जो गुड्स, सिल्क की क्लोथ वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें कितनी महंगी महंगी होती है, मतलब कितना मुश्किल होता है। तो वही चीज़, और बाहर जाके वो ज़्यादा पैसे में बेचते थे। वही चीज़ ब्रिटिशर्स क्रॉप उगाने के लिए उसी को प्रेशराइज करते थे जिससे वो एक्सपोर्ट कर सकते थे, ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट कर सकते थे। Then when the subjugation, so what do you mean by colonial? Please listen carefully this definition beta. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonialization. जब एक देश दूसरा देश आके हमारे देश में आके सारी चीज़ें कब्जे में कर ले, उनके हिसाब से चलने लग जाए, तो हमारा कंट्री कॉलोनियल कंट्री बन जाता है, मतलब किसी के अंडर में। गॉट इट बेटा एवरीबडी? ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हाउ डू वी नो, अब हमें कैसे पता चला, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड। अब धीरे धीरे मॉडर्न पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन बनने लगा, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने लग गए वो लोग।
सारी चीज़ों का, पेशेंट्स को कितने क्रॉप देना है, मतलब कितना ज़मीन देना है, ये सारी चीज़ें करने लगे। पहले तो चलो प्रिंटिंग प्रेस इतना नहीं चलता था, तो लोग लिखने का काम करते थे। तो ये अब इसमें पढ़ेंगे मैं स्लाइड में। पहली चीज़ है, ब्रिटिश बिलीव्ड इन द एक्ट ऑफ राइटिंग विच प्रोड्यूस्ड एन कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट। मतलब क्या होता है, ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कोई भी चीज़ हमें करना है, रिपोर्ट करनी है या किसी को कुछ देना है या हमें मेमोज करनी, मेमोज मैंने कोई वार्निंग देना है, उस रूल को ओबे करना है, तो मैं ये सारी चीज़ें जो वो लिखना शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। किसने शुरू किया बेटा? ब्रिटिशर्स ने। They also carefully preserved important documents and letters. Important record are preserved in all administrative institution. वो लोग जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो भी लेटर इधर उधर करते थे, लिख के देते थे, वो सारा उन्होंने संभाल के रखना शुरू कर दिया। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जैसे जैसे लाइब्रेरी वगैरह जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उसमें उन्होंने संभाल के, याद रखना बेटा, राइटिंग में। अभी तक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आया नहीं, वो बाद में आएगा। राइटिंग में, in the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists who specialized in the art of beautiful writing. अब पहली बात है, कैलीग्राफिस्ट आज भी बोलते हैं बेटा, कैलीग्राफिस्ट उनको कहते हैं जिसकी आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत सुंदर होता है और लिखने की जो तरीका होता है कर्सिव टाइप होता है, काफ़ी स्टाइल से लिखा जाता है। दोज पीपल वेर नॉन एज ए कैलीग्राफिस्ट। अभी तो कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं कई कई जगहों पे कैलीग्राफिस्ट के ऊपर। तो पहले के टाइम यही डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते थे, बहुत सुंदर तरीके से लिखते थे और फिर उन्हें प्रिजर्व करके रखते थे। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, अब ये होता है अर्ली ईयर्स, 19th सेंचुरी की शुरुआत की बात हो रही थी, जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी। अब जब जैसे जैसे 19th सेंचुरी के मिडल सेंचुरी में आया, तब क्या आया बेटा हमारे देश में? प्रिंटिंग प्रेस। With the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceeding of each government department. अब क्या हुआ, जब से ये प्रिंटिंग प्रेस आ गया, बहुत सारे कॉपीज बनाते थे और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसे रखा जाता था। पहले तो कैलीग्राफिस्ट लोग लिखते थे, वो भी कितना लिखेंगे, 1 पेज, 2 पेज, 10 पेज, 15 पेज, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आए तो बहुत सारा उन्होंने रिकॉर्ड्स को प्रिंट करा और हर प्रिंटिंग की एक कॉपीज़ को हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देना शुरू कर दिया, ताकि आप लोग सब संभाल के रखो। इससे हमें पता चला कि हमारे ब्रिटिशर्स करते क्या थे। ठीक है, कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? नेक्स्ट है बेटा, देखो नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया 1920। ये देखो, व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, जब न्यू दिल्ली हमारे यहाँ बना था, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्चीव वेयर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरेगल पैलेस। वाइसरेगल पैलेस आज के टाइम पर राष्ट्रपति भवन है, उसके पास में ये चीज़ बना था, नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्चीव। आर्चीव मैंने पहले ही समझा दिया था, लाइब्रेरी से जो बड़ा होता है, जहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट, बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको कहते हैं आर्चीव। नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया 1920। सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। अब ब्रिटिशर्स को लगा अब हमारा भारत देश है कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। अब ब्रिटिशर्स को ये तो पता है कि हमारे भारत देश में बहुत सारी चीज़ें, in India we have the lot of things, we have lot of money also, we have a lot of gold. अब एटलीस्ट हाउ द ब्रिटिशर्स विल नो अबाउट दिस? बाय डूइंग द सर्वे। सर्वे क्या होता है बेटा? हर 10 साल में, जैसे अभी वोट हो रहा है, वोटिंग लेते समय, लोगों के टाइम पे वोट लेते समय एक बार सर्वे करते हैं, लोग उस घर में कितने हैं, इस घर में कितने लोग हैं। सो सेम थिंग सर्वे। तो ब्रिटिशर्स ने भी सर्वे करना स्टार्ट कर दिया कि टू नो अबाउट दिस, कि क्या क्या चीज़ें हमारे देश में है। पहला पॉइंट देखो बेटा, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे देश के लोगों को ही नियुक्त करते थे कि सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट लग गया कि हमें सर्वे करना है, हमारे देश में सर्वे करना है, क्या क्या चीज़ें कहाँ है, क्या क्या हम कर सकते हैं अपने ब्रिटिशर्स हमारे देश के साथ। तो ये सर्वे करना शुरू कर दिया। सेकेंड पॉइंट, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वे बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। शुरुआत के 19th सेंचुरी में
पूरा जो मैप का एंटायर कंट्री मतलब पूरा हमारे देश के हर एक कोने कोने में जाके डिटेल सर्वे करना शुरू कर दिया। अब तीसरे पॉइंट में देखो बेटा, इन द विलेजेस, गांव में जाके रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू कितना देते थे, कितना लेते थे, ये सारी चीजें सर्वे करनी शुरू कर दी। क्यों? क्यों फार्मर्स के पास जाके देखते थे कि किस तरह की टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा, किस तरह की जमीन है, किस तरह की सॉइल क्वालिटी है, क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीजें करना कर दे। फ्लोरा एंड फौना, एनिमल किंगडम कितना है, प्लांट किंगडम कितना है, लोकल हिस्टोरियंस क्या क्या चीजें बोलते थे, क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है हमारे देश के बारे में, ये सर्वे करना और करना शुरू कर दिया। क्रॉपिंग पैटर्न, कौन कौन से क्रॉप हमारे देश में उगते थे, कैसे उगते थे, कब कौन से मौसम में क्या क्या चीजें उगता था। ऑल द फैक्ट सीन इज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन, ये सारी चीजें पता करना शुरू कर दिया हमारे रीजन में कि हमें क्या, हमारे देश में क्या क्या चीजें हो रही है। ये तो हो गया बेटा क्रॉपिंग सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसस ऑपरेशन। सेंसस ऑपरेशन वे हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। वैसे तो बेटा सेंसस का मतलब होता है हर 10 साल के बाद, हमारे यहाँ पर भी पॉपुलेशन सेंसस होता है कि तभी हमें पता चलता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, घटा है, ये सारी चीज़ें उससे सेंसस से ही हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं इसमें, वही लोग ये सेंसस करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये हर एक 10 साल के बाद होता है। डोंट फॉरगेट दिस, में सेंसस हर 10 साल के बाद होता है। तो उसमें भी पता चल जाता है कि कौन से कास्ट के लोग कहाँ रहते थे, कौन सा रिलीजन के लोग रहते थे, एक घर में वो क्या काम करते, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन था उनका। दूसरे घर में जाएंगे, दूसरे घर में उनका कास्ट क्या होता था, उनका रिलीजन क्या है, ये पता करने के लिए। हिंदूज कितने होते थे, मुस्लिम्स कितने होते थे, अदर दैन कोई रिलीजन होता था वो कितने होते थे, उनका सर्वे करना शुरू कर दे। देखो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपना कैसे क्या क्या चीजें करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, देयर वर मेनी अदर सर्वे, और भी सर्वे होता है। बोटैनिकल सर्वे मतलब जो मेडिसिन के जो प्लांट्स वगैरह होता है वो, जूलॉजिकल, जानवरों का आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ऐसे करके सारा सर्वे करना धीरे धीरे करके शुरू शुरू कर दिया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ऐसे बहुत सारे सर्वे करने हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए और ये सारी चीज़ें सर्वे करने लगे। जूलॉजिकल मतलब जीव जंतुओं के बारे में, कौन कौन से प्राणी हमारे देश में हैं, कि उससे भी कोई लाभ तो मिलता ही है। जैसे सिल्कवर्म से सिल्क निकलता है, उनसे होता है ना ये सब चीज़ें। आर्कोलॉजिकल मतलब जो भी आर्कोलॉजी, जो भी केव्स है, जो भी टेम्पल्स है, इनका सर्वे वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है किसी इंसान के कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ना। फिर फॉरेस्ट माने जंगलों का सर्वे। तो हर चीज़ में अपना अपना इंपॉर्टेंस था। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने सर्वे, इवन तो अगर पूछा जाए तो छोटी सी छोटी चीज़ भी ब्रिटिशर्स सर्वे करना शुरू कर दिया था, ताकि पता चले हमारे भारत देश में क्या है। और लेकिन वो लोग कहते क्या थे, सर्वे करने से हम अपने इंडियंस लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनकी मतलब उनको हैप्पीनेस दे सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग टू उन्हें हर चीज़ देंगे। पर ये नहीं था उनका, ये था वो ये जानना चाहते थे हमारे भारत देश में क्या क्या चीज़ है, हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ है, ये दे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे द ब्रिटिशर्स न्यू अबाउट दैट कि वाट एवर मतलब हाउ मच एंड वाट एवर इट इज़ इन अवर कंट्री, क्या क्या चीज़ें हमारे देश में, ये सारी चीज़ें पता चल जाता था। दैट इज वाई दे हैव डन दिस सर्वे। Did you clear beta why the survey became important for the Britishers? And what is the main reason behind the survey also? That also you should understand कि सर्वे करने की ज़रूरत ब्रिटिशर्स को क्यों पड़ी है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए। नेक्स्ट है, जैसे एक इन्होंने सर्वे किया था कस्टर्ड एप्पल प्लांट इन 1770s। अभी भी हम पढ़ते हैं ना ये कस्टर्ड प्लांट। ये बोटानिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एस्टैब्लिश बाय ब्रिटिश कलेक्टर प्लांट स्पेसिमेन लेकर गए, और इसमें से स्पेसिमेन मतलब कुछ लेकर चले गए उन्होंने वहाँ पे। जो ब्रिटिशर्स ने जो अपना म्यूजियम बनाया था वहाँ लेकर गए, फिर उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसके यूसेस कलेक्ट किया। इवन द लोकल आर्टिस्ट उसके पिक्चर बनाते थे, क्योंकि पहले तो फोटो वोटो तो नहीं ले सकते थे, तो पिक्चर बनाते थे इसी स्पेसिमेन का। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट स्पेसिमेन, ये कैसा है, ये खाना ठीक है, इससे लाभ कितना है, ये कैसा है, ये चीज़ें फ्रूट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पता करना शुरू कर दिया था। हु बेटा? ब्रिटिशर्स।
देखो ये मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ये ड्राइंग है बेटा जेम्स प्रिंसेप 1832 सॉरी 1832 का। जेम्स प्रिंसेप करके इसने ड्राइंग बनाई थी। ये सर्वे कर रहे हैं, देखो नीचे बहुत सारे सामान भी रखे हैं सर्वे करने के लिए बंगाल में, ताकि वो कहते थे कि प्रोग्रेस होएगा इससे, अगर कुछ लॉस हुआ मतलब कुछ गड़बड़ हुआ तो ये उसको ठीक करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं था, सर्वे करके इन्हें जानना था क्या क्या चीजें हमारे देश में है। Next है Rebels of 1857, that also you are going to learn in the later on chapter। ये बहुत अच्छा चैप्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके एक फोटो है, ये लड़ते हुए फोटो दिखा रखा है, इसका ये पिक्चर है ये। अब वाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब देखो ये तो सर्वे जो किया था, रिकॉर्ड जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रिजर्व किया था बेटा, वो सारी सही सही चीज़ें की थी। हमें भी अगर कोई इंडियन से आएगा पहली बार तो वो पढ़ेगा, अरे ये तो हमारे देश के लिए किया है, हमारे देश के हित के लिए किया हुआ है, इंडियंस कॉमन पीपल के लिए बेनिफिट के लिए किया हुआ है, यही सोचेंगे। अब ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखते ही नहीं थे। दैट वाई बिकॉज कोई भी इंडियन पीपल या कोई भी लोग आ जाए तो उन्हें ऐसा लगा सब सही अच्छा अच्छा किया ब्रिटिशर्स ने, धीरे धीरे करके देखो पूरे देश में एस्टैब्लिश करने के लिए अपना रूल। वो तो क्या चीज़ें वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं रखते थे। आपको भी है बेटा, कोई जब भी कोई कंपटीशन होता है या कुछ होता है, स्कूलों में भी मैंने देखा है कि सही बच्चों को लेके जाते हैं, कंपटीशन कराते हैं ताकि उन्हें प्राइस मिले और वो प्रेस हो जाए ना। थोड़ा सा डल बचे या जो बोलना नहीं आते उन्हें नहीं ले जाते कॉम्पिटिशन। सेम थिंग है हियर ऑल्सो। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कोई गलत चीज़ें वगैरह चीज़ होती है तो वो कभी भी रिकॉर्ड में ऑफिशियली रखते ही नहीं थे। अब इसमें क्या नहीं रखते थे वो देखो। फर्स्ट पॉइंट, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर इन द पीपल कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कभी भी नहीं, जो गलत चीज़ें जो बाकी देश के लोग आते हैं वो देखेंगे। अगर कोई गलत चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड में लिख दिया, हमने ऐसा किया, हमने पेशेंट्स के साथ ज़्यादा रेवेन्यू ले ली, तो ऑब्वियसली वो उसके अगेंस्ट उनके एक्शन करेंगे। तो वो चीज़ें नहीं लिखते थे ताकि दूसरे देश से कोई भी लोग आ जाए उन्हें ये लगना चाहिए कि हम लोग बहुत कुछ चीज़ें इंडियंस के लिए कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्ड्स लाइक डायरीज ऑफ पीपल, accounts of pilgrim and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklet that were sold in local bazaar are found other than official record। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये सारी चीजें नहीं दिखती थी, लेकिन ये दिखता कहाँ था, लोकल बाजार में ये सारी चीज़ें बिकती थी। क्या चीज़ें बिकती थी, जो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो कुछ लोग होते हैं जो बाहर से लोग आते हैं और हमारे देश के बारे में लिखते हैं कि हमारे देश में ऐसा था वैसा था, ऑटोबायोग्राफी किसी किसी पर्सनल, ये सब तुम्हें ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। ये सब मिलेगा कहाँ पे बेटा, लोकल बाजार में। लोकल बाजार में लोग बेचते थे, उससे पता चलता था कि हमारे देश में वाकई में होता क्या था। लेकिन ये ब्रिटिशर्स ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें नहीं लिखते थे। Third point, as printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poet and novelists wrote to express their feeling। अब ये लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये सब चीज़ें भी नहीं लिखते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जैसे स्टार्ट हुआ, न्यूज़पेपर्स पब्लिश होने लग गए, लोगों ने इश्यूज जो भी थे वो पब्लिक में बोलना, इतनी हिम्मत आ गई लोगों में, पब्लिक में बोलना शुरू कर दिया ये सब, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाता था। लीडर्स और रिफॉर्मर्स जो थे वो लिखना शुरू कर दिया अपने आइडियाज़ को। इसी तरह से तो हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। कोई ना कोई क्लास में भी कुछ गड़बड़ हो जाता है या कुछ हो जाते हैं तो कोई उसमें से एक बंदा होता है, लीडर बन जाता है। वही सब जगह हर स्कूल में आजकल उसे हम लोग एक अपॉइंट भी करते हैं कि ये लीडर है, अपने क्लास में या अपने स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल स्ट्रेट अवे टू द प्रिंसिपल कि हमारे में ये प्रॉब्लम है ये तो, और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम थिंग ब्रिटिशर्स में भी क्या था, ब्रिटिश पीरियड में भी हमारे इंडियंस में भी कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई रिफॉर्मर्स जो लिटरेट होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, और जो पढ़े लिखे नहीं भी होते थे वो बोलना तो आता ही था उन्हें, वो सारे अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर करते थे। आइडियाज़ लोगों के सामने पब्लिक के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया ताकि जो नहीं पढ़े लिखे लोग भी उन्हें भी समझ में आ जाए और फिर हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना। ऐसे ही तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से निकले हैं, नहीं तो ब्रिटिशर्स आज भी हमारे यहाँ देश में रूल कर रहे होते। Next point, we will not able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, workers in the mines or the poor on the street. This is very fact. ये fact है बेटा, आज भी हमें ये नहीं पता, आज भी हमारे हिस्ट्री में ये नहीं पता ढंग से
उस टाइम में आदिवासी ट्राइबल्स माने आदिवासी लोग कैसे रहते थे। पेसेंट्स जो इतना टॉर्चर करते थे ब्रिटिशर्स, कितने गलत गलत मतलब क्रॉप्स उगाने के लिए उन्हें उकसाते थे, कितना मारते थे या कितना क्या चीज़ होता था, उनको मेंटली टॉर्चर करते थे, फिजिकली टॉर्चर करते थे, ये कुछ किसी को भी नहीं पता। ये वर्कर्स इन द माइंस, जो माइंस में जो वर्कर्स होते थे, कितने लोग मरते होंगे, कितने लोग मतलब कैसे रहते होंगे, क्या मिलता होगा। बॉन्डर लेबरर तो आज भी टाइम पर है, बॉन्डर लेबर्स कहीं कहीं स्टेट्स में। बॉन्डर लेबर्स माने उनको एक होता है कि जब तक ये काम खत्म नहीं होगा यू आर नॉट एबल टू गो टू देयर होम। इवन दो लेडीज, इवन दो वीमेंस आर ऑल्सो पार्ट, आर द पार्ट ऑफ दैट बॉन्डर लेबर। आज भी होता है, नहीं पता क्या हो रहा होता उनके साथ। हिस्ट्री कभी ये चीज़ बताती ही नहीं, पता ही नहीं चलता हिस्ट्री में। और द पुअर ऑन द स्ट्रीट, जो गरीब लोग होते हैं जो सड़कों में चल रहे होते हैं, उन लोग का कुछ नहीं पता। तो हमारे हिस्ट्री में ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं होता, क्योंकि एक ढंग का प्रॉपर रिकॉर्ड इन लोगों का बना ही नहीं है। कभी रिकॉर्ड बना अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए बने, कभी गलत चीज़ें जो होती थी उनका तो रिकॉर्ड बना ही नहीं है। तो दैट इज़ वाई वाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। हमारे ब्रिटिशर्स के रूल जब किया, धीरे धीरे हमारे ब्रिटिशर्स ने जब इंडियंस में रूल करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया, वर्स एंड लाइफ हो गया था हमारे में, बहुत ख़राब लाइफ हो गया था हमारे कॉमन पीपल के लिए। आधी चीज़ें हमें पता है तो आधी से ज़्यादा चीज़ें हमें पता भी नहीं है कि उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती थी। व्हेन द बेटा व्हेन देयर वाज ए पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, what was happened at that time, that was also very cruel situation during that time। मुस्लिम्स लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ था, ऐसे नहीं हिंदूज़ के साथ नहीं होते, हिंदूज़ के साथ भी हुआ था तो मुस्लिम के साथ भी बहुत विरोध चली होती। इवन दो वीमेंस, उनको ज़्यादा ही फेस करना पड़ता था सारी चीज़ों में। तो वो ऐसा नहीं कि हम कह सकते सिर्फ मुस्लिम के साथ हिंदूज़ के साथ ही हुआ था, मुस्लिम के साथ नहीं हुआ था, नहीं, दोनों जगह में। और एक होता सिख राइट ड्यूरिंग द डेथ ऑफ द इंदिरा गांधी, उस टाइम भी देखना चाहिए सिखों के साथ क्या हुआ था। हमारे हिंदूज़ के साथ भी बहुत मार पीट काट पीट आधी स्टोरी होती है, आधे मतलब कई 100 लोग मर जाते तो उसमें से वो बोलेंगे सिर्फ 25 लोग मरे हैं। तो हिस्ट्री हमें पूरा एक्सपीरियंस नहीं बताता, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं लिखा जाता ये सारी चीज़ें। इसलिए बाकी जो जनरेशन आ रहा है उनको वाकई में ये चीज़ें नहीं पता। इतने हिस्टोरियंस क्या करते हैं बेटा, जगह जगह जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ढंग का सही तरीके का ट्रूथ कभी भी नहीं बता सकता। This is a beta ending of this chapter. You can do one activity also based on this chapter, because in this chapter we are doing the timeline। तो आप अपना एक timeline बना लो, आप एक पेपर ले लो, चार्ट पेपर ले लो, then write down your timeline whatever you have done in the past or recent past, present और recent past, then future और आगे का future में क्या में होगा। तो you can write down the timeline. This is called as a timeline. This you can do as a activity। Take a one chart paper or A3 pastel sheet paper and write down by yourself of your own personal timeline। आप अपना पर्सनल टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दैट यू कैन डू द एज ए एक्टिविटी फॉर दिस चैप्टर। ज़्यादा आगे आगे चैप्टर्स हो गए तभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, एक्टिविटीज़ भी वगैरह, क्वेश्चंस पुट आउट होगा। वो 2 3 4 चैप्टर पढ़ने के बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज ए टेस्ट हिसाब से ले लेंगे, ताकि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर होने के बाद हम एक छोटा सा टेस्ट भी ले लेंगे। तो अब तक के लिए ऐसे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करो, तो इससे क्या हो जाता है आपको भी पास्ट में क्या हुआ था, जो इम्पोर्टेंट पास्ट है, जो इवेंट आपको याद होगा, जो डेट आपको याद होगा वो लिखना। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के लिख दो, ऐसे नहीं। जो वाट एवर यू नो द अबाउट द पास्ट, वाट एवर यू नो अबाउट द डेट इवेंट, जो बहुत अच्छी तरह पता होगा, वो चीज़ का पर्सनल टाइमलाइन बना सकते हो एज ए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। So this is the last topic, और if there is any doubt please ask in the comment box। और ये है इसके बाद अब NCERT क्वेश्चन आंसर आएगा। Many of the students were not able to learn the NCERT question answer। Don't do rectification, only you have to understand that NCERT answers, then write it down by on yourself। मतलब खुद अपने आप से लिखने की कोशिश करना। इसलिए I will explain the whatever the important questions I will explain one by one। फर्स्ट क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है बेटा, वेदर ट्रू एंड फॉल्स। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। दैट इज ए फॉल्स।
तो अब बेटा 10th में भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे फॉल्स को अब ट्रू लिख कर भी लिखो, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट सबको पता है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। नेक्स्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, फॉल्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो वो खुद जो डॉक्यूमेंट बनाते थे उनकी क्या सोच थी वो आता था, कॉमन पीपल या लोग क्या सोचते थे, लोगों को क्या चाहिए था, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाता। तो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ब्रिटिशर्स थॉट सर्वे वेर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यस, इफेक्टिव है ना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा करना चाहते थे, वो सोचते थे जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन वो बेकार है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सर्वे करना शुरू कर दिया था, वो भी अपने फेथ के लिए। दैट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। जेम्स मिल ने पीरियडाइजेशन किया था बेटा, ब्रिटिश, हिंदू एंड मुस्लिम। अब जब ये चीज़ किया है तो ये चीज़ वो क्यों किया था, क्योंकि वो ये चाहता था जो मतलब जेम्स हिल वांटेड टू इंट्रोड्यूस देयर ऑन यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री, दैट मीन्स इन इंडिया, ये चाहते थे। लेकिन क्या था उसके उनके उसके दिमाग में क्यों था ये पीरियडाइजेशन, क्यों था, क्योंकि वो सोचते थे, फर्स्ट पॉइंट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द वन पीपीटी, he thought that all ancient societies were at a lower level of civilization when compared to Europe। वो सोचते थे सारे एंशियंट सोसाइटी में सिविलाइज्ड पीपल नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता है, रादर दैन देयर पीपल, दैट मीन्स यूरोपियन पीपल्स वर वेल मैनर्ड। Second point, according to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despot ruled the country। वो हिस्ट्री ऐसा सोचता था कि ब्रिटिशर्स आने से पहले हिंदू मुस्लिम ने सब कुछ बिगाड़ बिगाड़ के हमारे मतलब इंडिया को रख दिया। थर्ड पॉइंट, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज, सुपरस्टिशियस, ये सारी चीज़ें डोमिनेट होती थी सोशल लाइफ में बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया। दैट इज वाई जेम्स मिल डिवाइडेड अवर पीरियडाइजेशन इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। क्लियर बेटा? ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, लेकिन अगर इसे समझ के पढ़ोगे तो एक सेकंड भी मैं कहूँगी कि जो थोड़े से वीक बच्चे भी उन्हें 5 मिनट से ज़्यादा ये आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ, अपने आप से लिखने की कोशिश करो, दैट इज़ वेरी गुड हैबिट, वही सबसे अच्छा हैबिट है। नेक्स्ट है बेटा, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। क्यों प्रिजर्व करते थे? ताकि बाद में जाके कोई पढ़े तो उसमें डिबेट हो कि हमने क्या क्या किया है, वही चीज़ यहाँ लिखी है। ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज दे थॉट इफ दे रॉट and recorded everything it would be later be easier for them to study them and debate हो। मतलब कोई भी आए या उनके लिए भी आसानी था कि उसे वो पढ़ सके और आपस में डिबेट कर सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं डिबेट। They kept official record what they thought was right so that in the future those record could serve as a proof for all the decision that they are taken। वो सोचते थे कि जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है हम सही तरीके से लिखेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी आ जाए, एक प्रूफ बन जाता है, तो उस प्रूफ से कोई भी डिसीजन लेने में आगे कोई भी आएगा, गवर्नर जनरल आगे कौन कौन का जो भी आएंगे इंसान उसे पढ़ेंगे, उसे पता चल जाएगा, तो वो उनको लगेगा हाँ ब्रिटिशर्स ने पहले ये सब किया है, ये किया है, वो किया है, हमसे पहले लोग आए थे, ये करा है, वो किया है, ठीक किया है कॉमन पीपल के लिए। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए दैट इज़ वाई ब्रिटिशर्स प्रिजर्व दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ओके बेटा, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, अगर आपको समझ में आया, मेन चीज़ अगर मैटर समझ में आया है आप लोग को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, सोशल एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो के लिए वेट करना। थैंक यू सो मच।